नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से आप हमें मैसेज करके बता दीजिए कि भाई ऑडियो वीडियो सब बेहतर है, ताकि हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सके। तो आज की आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, अरमान, राधा रानी, शशांक, नमस्कार, गुड इवनिंग। शशांक कह रहे हैं सर जी आज मैं मेंटरशिप से जुड़ा हूँ। वाह, बढ़िया है भाई। और बताइए, बाकी क्लास आपका सही चल रहा है? ठीक है। तो अरमान, राधा रानी, शशांक और बाकी विद्यार्थी भी जुड़ जाइए। ठीक है, मेंटरशिप से जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़िए। राधा रानी कह रही है टाइम की बात हुई। टाइम की बात तो बात करिएगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अरमान कैसे हैं? बढ़िया। मरियम गुड इवनिंग। तो आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से आप हमें मैसेज करके बता दीजिए भाई ऑडियो वीडियो कैसा है, आवाज़ सही से सुनाई दे रही है, आप वीडियो सही से देख पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए। शैलजा, अरसला, प्रियंका, प्रियंका द्विवेदी, प्रियंका, ठीक है। अरसला, शिफा, प्रियंका जी, ठीक है। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। तो पहले मुझे बता दीजिए एक बार कि भाई ऑडियो वीडियो कैसी है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम क्लास को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकें। सब क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम आगे जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की आपकी ये 31st क्लास है, यानी आपकी जो पिछली क्लास हुई थी वो आपकी क्लास हुई थी 30th, ठीक है, 30वीं क्लास हुई थी। तो भाई जो 30वीं क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपको याद होगा जो हमारी पिछली वाली क्लास है उस क्लास में हमने जो है, ठीक है, अरमान कह रहे हैं हिस्ट्री का क्लास लेने के बाद याद नहीं रहता, क्या करें? रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन करना ही जो है की होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। जितनी बार चीज़ें रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन करना चाहिए, जितना ज़्यादा रिवाइजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अरमान जी, याद रखने की कोशिश करना जो है रिवीजन के माध्यम से होगा, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो उससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जो है देख लेते हैं कि भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो क्लास नंबर 30 में हमने राजपूतों की स्थिति, जो हमारा पिछला चैप्टर था, उसको देखा था कि स्वायत्ता से कार्य कर रहे थे। 18वीं शताब्दी में जोधपुर के शासक अम्बेर के शासक थे। ठीक है, मराठों ने उनके ऊपर दबाव डाला। फिर सिख राज्य का उदय हुआ, 10 सिख गुरु, फिर बंदा बहादुर, जत्थे और मिसलों का उदय, गुरुमत्ता, राखी प्रथा। फिर उसके बाद आप खालसा के द्वारा सार्वभौमता यानी संप्रभुता की घोषणा देखेंगे। और फाइनली रंजीत सिंह जी के द्वारा एक सिख राज्य की स्थापना की गई। फिर ये टेबल मैंने आपको बताया था, सिख गुरुओं की टेबल आपको ये पढ़ लेनी है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कुल मिला के 10 सिख गुरुओं की टेबल है। फिर हमने मराठों के बारे में बात किया था, शिवाजी के नेतृत्व में राज्य की स्थापना हुई और उन्होंने किले जीतकर साम्राज्य विस्तार किया। बीजापुर मुगलों के खिलाफ सैन्य अभियान किया। आगे पेशवाओं के काल में इसका व्यापक विस्तार हुआ। मैंने आपको बताया था पेशवा कौन होते हैं, ये अष्टप्रधान में पहले मंत्री हुआ करते थे, फिर ये प्रमुख स्थिति को प्राप्त कर लिए क्योंकि राजा कमजोर हो गया। इन्होंने जो है चौथ सरदेशमुखी से कार्य किया, लगातार अपना विस्तार किया, अलग अलग क्षेत्रों में किया। ठीक, हालांकि इनको हानि होती है पानीपत के तीसरे युद्ध में। फिर उसके बाद मैंने उत्तराधिकारी हो गया, मराठा पेशवा हो गया, ये टेबल बताया था कि लिख लीजिएगा इसको आप। फिर जाटों के बारे में बताया था, चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहिर सिंह, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूरजमल, और इनका किला है लोहागढ़ का किला। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने किया था, दीग का किला वगैरह ये हमने आपको दिखाया था। फिर उसके बाद हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो हमें आपके साथ कंप्लीट किया था, वो था आपका प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसका परिचय, इतिहास व ब्रिटिश प्रभाव और औपनिवेशिक क्या होता है, इस पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो हमने देखा था परिचय, भाई इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन इसके अध्ययन का तरीका बदलता है। तारीख की बजाय प्रक्रियाओं पे बल दिया जाता है और नए स्रोतों पे बल देते हैं, जैसे चित्र, विज्ञापन आदि। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना। ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जेम्स रेनल ने जो है इस नक्शे को बनाया था। फिर उसके बाद विज्ञापनों से कैसे पसंद नापसंद जाहिर होती है, ये हमने देखा था। फिर इतिहास और ब्रिटिश प्रभाव, इतिहास का सांप्रदायिकरण, ठीक,
किस तरीके से उन्होंने यूरोपीय अवधारणा के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश करी, जो भारतीयों का इतिहास है उसको अंधकार युग के रूप में दिखाया, खुद के इतिहास को प्रगति काल के रूप में दिखाया। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ टर्म हमने समझा था औपनिवेशिक क्या होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना ऐसा दबदबा स्थापित करे कि वह उस देश में जिस पर उन्होंने अपना दबदबा स्थापित किया है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव लाए और इसके लिए जो है अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने अभिलेख, अभिलेखागार, मानचित्र, सर्वेक्षण, संग्रहालय, पुस्तक, इतिहास लेखन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और इस माध्यम से हमारे पर शासन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमने भी जो है इसका जवाब दिया, हमने भी जो है नेशनल मूवमेंट में आंदोलन किए, हमने भी जो है अपनी संस्थाएं, पत्र पत्रिकाओं का विकास किया, तो हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे बाहर निकल सकें। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है हमने किया था। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है भाई। तो मरियम, इल्मा, बुशरा, अरमान, शमशेर, राधा रानी, कर लिया नोट? नोट कर लिया टेबल? मैंने तो क्लास के बाद ही बना लिया, बहुत बढ़िया किया। मरियम कह रही वॉइस बहुत स्लो है, और बाकी विद्यार्थी बता दीजिए भाई, आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या? वॉइस कैसी आ रही है भाई? हाँ जी, वॉइस ठीक है? कैसी है भाई बताइए। गुड इवनिंग खुशी, राधा रानी, ऑल क्लियर? क्लियर है ना सब? तो भाई मरियम जी देख लीजिएगा, क्या पता आपके सिस्टम में कुछ हो गड़बड़। बाकी बाकी स्टूडेंट को सही आ रही है आवाज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने ये सारा किया था। ठीक है, तो ये हो गया था। अब देखो, अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ चित्र देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कई बार होता यह है कि चित्रों से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चित्र वगैरह देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सही है, वॉइस वॉइस क्लियर है, सब सही है। देखो बाकी सबको तो सही आ रही भाई, नीतू, बुशरा, प्रियंका द्विवेदी, प्रियंका, शैलजा, ठीक है, शमशेर, सब क्लियर है भाई। ठीक है, तो मरियम जी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो। बाकी विद्यार्थियों को तो सही आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, फिर बताइएगा क्या है। तो देखो ये हमारा चैप्टर हो गया। अब इसमें ना कुछ चित्र आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको जो है वारेन हेस्टिंग का एक चित्र दिया गया है, और वारेन हेस्टिंग जो है वो जो बंगाल का क्षेत्र है उसका पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, 1773 में। और शुरू में क्या होता था, ठीक है, शुरू में क्या होता था कि पहले जो इतिहास लेखन किया जाता था उसमें जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको काफ़ी बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, पहले के इतिहास में। तो भाई वॉरेन हेस्टिंग ने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया, इस पे काफ़ी चर्चा होती थी। लेकिन आपको याद रखना है कि अब इस तरीके से जो है चर्चा नहीं की जाती है। अब कोशिश की जाती है कि हम सोशल हिस्ट्री और उससे रिलेटेड औपनिवेशिक इतिहास पे बल दें। अब पर्सनैलिटीज़ पे जो है इतना बल नहीं दिया जाता। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? हाँ जी, वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, शुभम जी आपका भी धन्यवाद, सबका कमेंट देख रहे हैं भाई। और आप देख लीजिएगा एक बार, आवाज़ वगैरह तो क्लियर है ना? तो ये हम अच्छे से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल हैं पहले क्या होता था, उन पे ज़्यादा बल देते थे, अब इस पे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। हालांकि क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है गवर्नर जनरल आदि पे। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आपको याद होगा अभिलेखागार क्या होता है? ठीक, अभिलेखागार इसको आर्काइव बोलते हैं। अभिलेखागार ऐसा होता है जहाँ पे सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेखागार, ठीक है, जहाँ सरकारी दस्तावेज आदि रखे जाते हैं, जहाँ सरकारी दस्तावेज, जहाँ सरकारी दस्तावेज रखे जाएं, ठीक है, जहाँ सरकारी दस्तावेज वगैरह रखे जाते हैं उसको अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्काइव्स। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, और जब नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ, ठीक, तो नेशनल म्यूजियम यानी राष्ट्रीय संग्रहालय और नेशनल आर्काइव्स ये दोनों ही वायसराय के निवास के निकट थे, यानी राष्ट्रपति आवास के पास थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। मैंने आपको कल बताया था अंग्रेजों का राज कैसा है, औपनिवेशिक है, और वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं हर तरीके से।
तो इसके लिए जो है वो सर्वेक्षण करवा रहे हैं, किताबें छपवा रहे हैं, सरकारी दस्तावेजों में वर्णन कर रहे हैं, जनगणना का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर तरीके के तरीके अपना के उन्होंने जो है भारत के बारे में जाना और भारत का शोषण किया। इसमें नेशनल म्यूजियम, ठीक है, और अभिलेखागार जैसी संस्थाओं की भी काफ़ी वैल्यू थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? नीतू ठाकुर गुड इवनिंग। गौरी क्लास मत लेना सैटरडे संडे, अब देख लेंगे, चलिए अभी तो कह नहीं सकते, अभी तो पता नहीं है, एक बार पता कर लेंगे। ठीक है। अंकित, गौरी कह रही हैं प्लीज़ कल क्लास मत लेना सैटरडे संडे। वो तो मैं सर से पूछ के बता दूंगा भाई, इसके बारे में मैं आपको कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने बीच में भी एक दिन क्लास नहीं हुई थी ना, हमारी एक दिन क्लास नहीं हुई थी, तो हो सकता है सैटरडे को क्लास होगा, है ना। अगर क्लास नहीं होती तो फिर नहीं करते, तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा कर लेंगे। तो अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रख रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत की वनस्पति वगैरह का भी, ठीक है, वनस्पति वगैरह का भी जो है सर्वेक्षण किया। जैसे कि ये शरीफे का पौधा दिखाया गया है। अंग्रेजों ने जो वनस्पति उद्यान वगैरह बनवाए थे और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय वगैरह बनाए थे, इसमें अलग अलग पौधों के नमूने और इनकी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इनके चित्र वो जो है स्थानीय कलाकारों से बनवाते थे, और ये इसलिए करते थे ताकि भारत के बारे में जानकर वो उसके हिसाब से कार्य कर सके। तो इतिहासकार इस बात पे ध्यान देते हैं कि इस तरीके की जानकारी कैसे इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। यानी आपके जो अंग्रेज हैं, जो भारत का शोषण करने के लिए आया है, वो भारत का शोषण करने के लिए भारत की हर चीज़ को जानने का उत्सुक है। यहाँ तक कि वो भारत की मिट्टी के बारे में, भारत के पेड़ पौधों के बारे में, भारत के जीव जंतुओं के बारे में, सबके बारे में स्टडी कर रहा है, और ये स्टडी करके जो है उसको अपने हिसाब से वो फ़ायदा ले रहा है। ठीक है। इसके लिए उसने नेचुरल म्यूजियम्स बनवाए, इसके लिए उसने जूस बनवाए जो आपके चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, उसके लिए उसने अभिलेखागार बनवाए, इसके लिए उसने सर्वेक्षण किया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य दिखाया गया है, और ये जो चित्र है, ये जो तस्वीर है, ठीक, ये जेम्स प्रिंसेप से संबंधित है। जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, और ये वही व्यक्ति है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सुना होगा आपने इसका नाम। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले कई सारे चित्र यहाँ पे रखे गए हैं, और इसके माध्यम से चित्रकार इस बात को दर्शाना चाहता है कि किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वेक्षण कर रहे हैं, और सर्वेक्षण करने के बाद वो भारत के बारे में जानते थे और फिर भारत का फायदा उठाते थे। ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई? क्लियर है ना भाई? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? शुभम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शुभम पाल, मेरे मन में सर एक क्वेश्चन था सर, चाइना से भारत से इतना आगे कैसे निकला कि जो दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे? भाई चाइना वालों ने अपने हिसाब से काम किया। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? ऐसे छुट्टी से हमें ही नुकसान होगा, जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना अच्छा होगा। हाँ, बात भी सही है। ठीक है, गुड इवनिंग। क्या लिखा है ये? 1837 में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, जेम्स प्रिंसेप। हाँ ठीक है, सही बात है। ठीक है, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी नहीं था, ब्राह्मी था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, ब्राह्मी लिपि को। ठीक है। अब देखो भाई, जो शुभम है वो कह रहे हैं कि मेरे मन में क्वेश्चन था कि चाइना भारत से कैसे आगे निकल गया कि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे। तो भाई किसी भी देश को आगे निकलने की उसकी नीतियाँ जिम्मेदार होती हैं। तो भारत ने जो है, जो कह सकते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1990 में शुरू किया। चाइना ने 1970 में ही शुरू कर दिया था, 1970 से ही शुरू हो गया था। तो भारत का उदारीकरण 1990 के बाद हुआ है, चाइना का उदारीकरण 1970 में ही हो गया था। तो 20 साल हमसे पहले ही आगे निकला हुआ है। ठीक है, तो उसका ग्रोथ जो है वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने 1970 के दशक से ही जो है उदारीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाया था, जो हमने 1990 के दशक में अपनाया। तो हमसे वो 20 साल पहले जो है काम शुरू कर दिया था, इसी वजह से जो है वो हमसे आगे निकल गया, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको याद रखना है, अमेरिका के साथ भी यही है। अमेरिका ने शुरू से ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे काम किया, तो वो हमसे बहुत आगे है। ठीक, चाइना ने 1970 से किया तो वो हमसे 20 साल आगे है, और हमने 1990 में किया तो हम उससे 20 साल पीछे हैं। ठीक है, तो ये तो नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब
कनक कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, समाजवाद है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो भारतीयों को बहलाने के लिए बोल दिया जाता है कि भारत में लोकतंत्र है, वहाँ समाजवाद है, तो इस तरीके से उसकी पॉलिसीज इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। पॉलिसीज का ज़्यादा योगदान है, सरकार किसी भी तरीके की हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, साम्यवाद से ये हो सकता है कि भाई वो जनता के बारे में ज़्यादा नहीं सुन रहा है, उनकी पॉलिसीज को ज़्यादा नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी फायदा तो जनता को ही हो रहा है, ठीक है। मेन जो कारण है, मेन कारण ये है, ठीक है। मेन कारण ये है कि उन्होंने जो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जैसी प्रोसेसेस जो हैं 1970 में ही शुरू कर दी थी, और उसकी वजह से उनको लाभ हुआ, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की गई, उन छोटे छोटे उद्योगों से वहाँ के लोगों को लाभ हुआ और वो बहुत आगे निकल गया, ठीक है। इसमें जो है कह सकते हैं साम्यवाद की भूमिका है, लेकिन वो बहुत बड़ा कारक नहीं है। वो तो कई बार चाइना की स्थिति ऐसी है, उसको दिखाया जाता है गलत तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो साम्यवाद भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखो मेन चीज ये है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साम्यवाद है, लोकतंत्र, इससे क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र है लेकिन विकास नहीं है, साम्यवाद है लेकिन विकास है, तो देश की जनता तो वही वही चाहेगी, तो उस हिसाब से है। हालांकि आगे देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, आगे आगे हो सकता है कि हम उससे आगे निकल जाएं, कौन जानता है। क्योंकि भारत ने भी बहुत तेजी से जो है प्रगति करना शुरू कर दिया है। अब देखो, पहले एप्पल के जो उपवाद हुआ करते थे वो सब चाइना में बनते थे, अब भारत में बन रहे हैं, तो हो सकता है भारत आगे निकल जाए, हु नोस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको जो है 1857 के विद्रोहियों को दिखाया गया है, और तस्वीर देखो, ये लिखा हुआ भी है कि तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए, इनसे चित्रकार की सोच पता चलती है। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर दिखाई देती है, और इसके नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। यानी अंग्रेज जो है वो हमेशा विद्रोही जनता को लालची के रूप में देखती थी, दुष्ट के रूप में देखती थी, और बैरहम के रूप में देखती थी। यानी अगर जो है हम उनसे किसी तरीके की, कह सकते हैं ना, विरोध रखते थे, तो वो कहते थे तुम बागी हो, तुम विद्रोही हो, तुम दुष्ट हो, तुम बेशरम हो, ठीक है, तुम बेरहम हो। तो इस तरीके से जो है वो हमारी नेगेटिव टेरिटरी में देखते थे, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। एक कारण में बोला, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक, सही बात है। तो बहुत सारे कारण हैं, बिल्कुल सही बात है, चाइना का विकास में, समझ रहे हैं ना भाई, ये आपको समझ में आया। मतलब चित्रों के माध्यम से जो है हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से अंग्रेज जो हुआ करते थे वो भारत के बारे में सोचते थे। वो जानबूझकर भारतीय लोगों को जो है पिछड़ा हुआ दिखाना चाहते थे, वो जानबूझकर भारतीय लोगों को जो है कह सकते हैं विद्रोही प्रकार का दिखाना चाहते थे, और वो खुद को अच्छा दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चित्र भी ऐसे बनाए जिसमें भारतीयों को जो है बुरे रूप में दिखाते थे, भारतीयों को बेरहम, लालची, दुष्ट, ठीक है, इस रूप में दिखाते थे। और यही कारण है कि आप देखिएगा, आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे कि भाई जब कॉर्नवालिस भारत आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनके, तो उसने जो है भारतीयों में सिविल सेवा का जब विकास किया, तो उसने सिविल सेवा से भारतीयों को ही बाहर कर दिया, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस भारतीयों को भ्रष्टाचारी समझ रहा है, और वो जो है उनको बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, हाँ जी, सही बात है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अखबारों से भी जो है हमें पता चलता है कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, और उनको लेकर किस तरीके का जो है विद्रोह की भावना थी। जैसे कि देखिए 1946 की एक पुलिस हड़ताल की खबर दी हुई है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने जो है कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने में घटिया खाने के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस वालों ने इनकार कर दिया और कहा कि ये खाना जो है अच्छा नहीं है, इसको कोई इंसान नहीं खा सकता, ठीक। और ये जो खबर है ये आपकी मार्च 1946 में छपी है, ठीक है। आपको याद रखना है, मार्च 1946 वो टाइम पीरियड है जब देश में नौसैनिक विद्रोह चल रहा था, ठीक है। देश में नौसैनिक विद्रोह, रिन म्यूटनी चल रही थी, और बहुत सारे देश के जो सेना हैं और सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, वो हड़ताल पे चले गए थे। इससे अंग्रेजों को इस बात का आभास हो चला था कि अब भारत में उनके जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। यही कारण है कि आप देखिएगा कि मार्च 1946 के बाद ही भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, और फिर भारत को जो है संविधान दिलाने की प्रयास में और स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में काम हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये मार्च 1946 की खबर है, और मार्च 1946 की खबर के बाद से जो है लगातार इस बात को महसूस किया गया कि अब अंग्रेज जो है वो भारत पर शासन करने के योग्य नहीं है, ठीक है। अंग्रेज शासन जो है कमजोर हो रहा है।
क्योंकि भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो शासन कर रहे थे पुलिस के बल पर, ठीक, वो शासन कर रहे थे सेना के बल पर, वो शासन कर रहे थे नौकरशाही के बल पर, ठीक है। और यही सब जो है, यही सब जो है अब वो कैसी हो रही हैं, अब राष्ट्रवाद से प्रेरित हो रही हैं, राष्ट्रवाद से प्रेरित। और इससे भारतीयों में ये भावना आने लगी कि अब अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज राज किसके बल पे करेगा, समझ रहे हैं। तो ये न्यूज़ कटिंग इस बात को बताती है कि 1946 तक आते आते, ठीक है, हाँ जी, 1946 तक आते आते जो है किस तरीके से जो है अंग्रेजों की सत्ता कमजोर हो गई थी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। रबिया कह रही हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो है स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि आपसे 2-3 स्टेटमेंट बना के पूछ ले कि किस तरीके से जो है 1946 में हम पुलिस का विद्रोह देखते हैं, ठीक। कथन कारण पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कथन कारण पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या लिखेगा, इसमें लिखेगा कि भाई 1946 तक आते आते भारतीय सेना और पुलिस में जो है राष्ट्रीयता का प्रभाव बढ़ गया था, अंग्रेज कमजोर हो गए थे, तो क्या ये भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार इसी टॉपिक पे, कैबिनेट मिशन और आपका जो रिन म्यूटनी है उस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हाँ, ये वाली बात भी सही है, द्वितीय विश्व युद्ध कैबिनेट मिशन, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर थीम पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ओवरऑल पूछ सकता है कि किस तरीके से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश हैं वह कमजोर पड़े और इसके पीछे क्या क्या कारक थे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसमें कारक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड जीत भले ही गया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था, अमेरिका का उत्थान हो गया था, तो उसको कमजोरी देखी गई, ठीक। भारत में बहुत सारी म्यूटनीज वगैरह हो रही हैं, उसका योगदान है। तो ये इस पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ठीक है। हाँ, रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, रिन म्यूटनी उसको कहते हैं। तो ये जो मार्च 1946 है इसी टाइम ही हो रही थी, ठीक है, रिन म्यूटनी। तो आपको रिन म्यूटनी पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं नौसैनिक विद्रोह, हिंदी में कहते हैं नौसैनिक विद्रोह। और ये जो नौसैनिक विद्रोह है इस पे जो है आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से शायद 2017 या 16 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने क्वेश्चन कि किस तरीके से जो है जो नौसैनिक विद्रोह है वह भारतीय शासन, मतलब अंग्रेजों के भारतीय शासन में किस तरीके से ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ था। ये 2016 या 15 में आया था ये क्वेश्चन नौसैनिक विद्रोह पे, ठीक है। ये आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा था किस तरीके से नौसैनिक विद्रोह जो है वह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अंग्रेजी शासन के लिए एक ताबूत की अंतिम कील साबित हुआ था, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें बताया जाएगा किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजी शासन कमजोर हो रहा है। तो इसमें नौसैनिक विद्रोह के अलावा और कारणों के बारे में बताया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की कमजोरी, ठीक है, जापान का मजबूत होना, फिर उसके बाद इसमें जो है और बहुत सारे जो है कारक हैं। 1943 में जो है अकाल पड़ा था अंग्रेजों की, ठीक है, इसमें नौसैनिक आज़ाद हिंद फौज की भूमिका, बहुत सारे कारक हैं, ठीक। तो मेंस का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पीटी में जो है इसमें काल अनुक्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पीटी में कैसा क्वेश्चन आता है, काल अनुक्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। आपको 4 इवेंट्स दे देगा और बोलेगा कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेगा, ठीक, बंगाल का अकाल, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक, शिमला सम्मेलन, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक, कैबिनेट मिशन, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रिन म्यूटनी, फिर उसके बाद बोलेगा इन चारों को आप जो है क्रम में लगाइए। तो काल अनुक्रम से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो है स्टेटमेंट कथन कारण करके क्वेश्चन बना सकता है, कथन कारण करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से जो कथन दे देगा, बोलेगा कैसे जो है मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर उसका कारण बताएगा 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को कमज़ोर कर दिया था, तो दोनों कथन सही हैं। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, फरवरी 46 में, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था, ठीक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, कि इसमें जो है रिन म्यूटनी, ठीक, जो आपकी 1946 में हुई थी, उसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है ना भाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी चीज को देखिए, इसी चीज को जो है आपको इसको नोट करना है कि भाई आपकी जो रिन म्यूटनी है, अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो रिन म्यूटनी आपकी फरवरी 46 में हुई, लेकिन इसके बाद लगातार जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ता गया। जैसे कि मार्च 46 में क्या हो गया, मार्च 46 में क्या हो गया, तो मार्च 46 में जो है जो पुलिस वाले हैं वो आपका विद्रोह कर रहे हैं। यानी अंग्रेज जो हैं, जो सेना के बल पे राज कर रहे थे, जो पुलिस के बल पे राज कर रहे थे, अब वो किसी पे भी जो है भरोसा करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा का पूरा अपना राज एस्टेब्लिश ही किया था पुलिस के बल पर, सेना के बल पर, नौकरशाही के बल पर, न्यायिक सेवा के बल पर, और इसी के आधार पर वो भारतीयों का शोषण करते थे। लेकिन जब पुलिस में भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी, राष्ट्रवादियों की संख्या बढ़ने लगी, सेना का भारतीयकरण होने लगा, नौकरशाही का भारतीयकरण होने लगा, न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण होने लगा, तो अंग्रेज अब कैसे शासन करते। इसी वजह से आप देखिएगा कि किस तरीके से 1942 के बाद धीरे धीरे अंग्रेज कमजोर पड़ेगा और फिर वो जो है भारत छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज जो है दुष्ट प्रकार का आदमी है, उसने सोचा कि ऐसे कैसे चला जाऊं, ठीक, दो भारत के दो टुकड़े करके गया। ठीक है ना भाई। तो इस तरह की चीज जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। चलो, तो ये हमका जो है पहला वाला चैप्टर हो गया, ठीक। अब दूसरे वाले चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा वाला चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम पूरी अंग्रेजों की यात्रा को जो है देखेंगे कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया है, कैसे जो है अंग्रेज एक कंपनी के तौर पे भारत आया था और धीरे 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 करता हुआ वो भारत के राज करने की स्थिति में पहुंच गया। इसमें किन किन कारकों का योगदान है, ठीक है भाई। तो अब हमारा जो है दूसरा वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जो है दूसरा वाला चैप्टर हो गया था, ठीक। दूसरा वाला चैप्टर क्या है, तो दूसरा वाला चैप्टर का नाम है, ठीक। अब हो जाएगा हमारा अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, क्लास नंबर हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी, और इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है। व्यापार से साम्राज्य तक, व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, मतलब किस तरीके से जो है एक व्यापारी के तौर पर आई हुई कंपनी कैसे अपनी सत्ता स्थापना कर देगी, उसके बारे में पूरा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है। मॉर्ले और मिंटो ने जहर के दांत बोए थे सही है। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये आपका चैप्टर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई इसका परिचय, सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, ठीक है, परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, और वो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है। पूर्व का मतलब होगा ईस्ट, ठीक है, इसलिए उसको कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि भारत से इंग्लैंड वेस्ट में है, ठीक है, भारत से इंग्लैंड पश्चिम में है, और पश्चिम के हिसाब से देखा जाए, मतलब इंग्लैंड के हिसाब से देखा जाए तो भारत और चीन ईस्ट में है, इसलिए उसका नाम रखा गया था कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ठीक। फिर उसके बाद मुख्य रूप से जो है इन्होंने काम किया है, मुख्य रूप से इन्होंने काम किया है बंगाल में अपनी सत्ता का विस्तार करने में। तो कंपनी का बंगाल में व्यापार, जिसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन, कंपनी का बंगाल में व्यापार, सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा उनके बंगाल से होता था, तो उन्होंने बंगाल पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। पूरा जो है साम दाम दंड भेद सारा रणनीति उन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापना करने के लिए षड्यंत्र किया, ठीक। फिर धीरे धीरे जो है कंपनी ने अपने को फैलाया, ठीक। तो कंपनी का चौथा पॉइंट आ जाएगा कंपनी का फैलता शासन, कैसे जो है बंगाल को बेस बनाकर इन्होंने अपने शासन को फैलाया। तो भाई बंगाल के बाद इन्होंने जो है जो हैदर अली टीपू सुल्तान है उनको हराया, मराठों को हराया, सिखों को हराया, ठीक।
धीरे धीरे जो है वो और नीतियां लागू कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया है, तो एक बार जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित हो गई तो अपने हिसाब से उन्होंने शासन बनाया। ठीक है, नए शासन की स्थापना, उन्होंने अपने हिसाब से जो है नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, क्योंकि भारत को लूटने के लिए जो है नया शासन स्थापित करना था। तो उन्होंने भारत में जो है पुलिस की व्यवस्था करी, ठीक है, सेना की व्यवस्था करी, न्यायिक प्रशासन बनाया, ठीक, जुडिशरी सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है वो भारत में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत का शोषण करना है। ठीक है भाई, क्लियर है ना भाई? ठीक, रिन म्यूटिनी नोट करना था, वो आगे आएगा, करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, रिन म्यूटिनी नौसैनिक विद्रोह आगे आएगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी आप कर सकते हैं नोट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बंगाल सोने की चिड़िया थी, वाह क्या बात है। ठीक, समझ रहे हैं भाई? तो ये कुल मिला के 5 चीज़ें जो है हमें इसमें करनी है। और ये पूरी जो यात्रा है वो आपकी चलेगी सन 1600 से लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई टिल 1857 तक, जब आपका जो है 1857 का विद्रोह होगा। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह अगले चैप्टर में भी करेंगे। और इसके अलावा जो है मैं आपको इसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी का पहला वाला चैप्टर, उसके इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, क्योंकि पहला वाला चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्लास जो आपकी 9th की एनसीईआरटी है, उसमें भी जो है आपको एक अफीम ट्रेड के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आगे की बात करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, पहले हम इसको कर लेंगे, फिर इसी के साथ हम एडिशनल, ठीक है, इसी के साथ जो है हम इसमें एडिशनल करेंगे। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य, ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य, इसी के साथ जो है हम ये छठा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये आपका छठा पॉइंट हो जाएगा अन्य संबंधित तथ्य में। ठीक, इसमें जो है हम आपसे बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे आपकी कक्षा 12 की एनसीईआरटी का, कक्षा 12 की एनसीईआरटी का। ठीक है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी का, या इसको अगले अगले चैप्टर में कर लेंगे, इसको छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अफीम ट्रेड के बारे में। ठीक है, अफीम ट्रेड के बारे में, अफीम व्यापार, अफीम व्यापार। ठीक है, भारत में जो है अंग्रेज अफीम का उगाया करते थे, तो अफीम का करते क्या थे वो, उसके बारे में जो है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, 12th चैप्टर का जो अगला वाला सेक्शन है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? तो कुल मिला के 6 पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करने हैं। और ये जो आपका अफीम व्यापार है, ये आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कक्षा 9 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो इस पे हम बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 एज वेल एज आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी का अफीम व्यापार वाला सेक्शन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आपकी जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली है, तो उसमें जो है कुछ ही सेक्शन ऐसे हैं जो इंडियन हिस्ट्री वाले हैं, तो उन्हीं सेक्शन को जो है मैं आपको बताऊंगा जो आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी अफीम ट्रेड के बारे में दिया हुआ है, जिसको ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहा जाता है, ट्रायंगुलर ट्रेड। ठीक है, कभी आपने सुना होगा इसके बारे में, त्रिकोणीय व्यापार। ठीक है, तो इसमें 3 कोण थे व्यापार के, एक चाइना, एक इंडिया और एक आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो किस तरीके से अफीम को जो है इन्होंने सप्लाई किया है चाइना में, और आगे चलकर कैसे जो है चाइनीज़ को इन्होंने अफीमची बना दिया। ठीक है, इतने खतरनाक आदमी थे ये सब। ठीक है, चाइना वालों को अफीम की लत लगवा दी थी इन्होंने, क्यों? क्योंकि इन्हें अपना सामान बेचना था। ठीक, इतने दुष्ट किस्म के लोग थे ये। तो अफीम का ट्रेड जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 बातें जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और वो है आपका परिचय। पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? तो पहला वाला पॉइंट हो गया आपका परिचय। ठीक है, परिचय तो आपको समझ में आ ही गया, मैंने आपको बताया भी कि अंग्रेज जो है वो भारत में क्या करने के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड करने क्यों आए थे? क्योंकि भारत और चीन की जो वस्तुएं थी उनकी डिमांड इंग्लैंड में बहुत थी। ठीक है, जैसे कि आपके सूती कपड़े हो गए, रेशमी कपड़े हो गए, मसाले हो गए। ठीक, इसी तरीके की चीज़ों के बारे में काफ़ी आपका जो है डिमांड है इंग्लैंड में, और इसके बदले में जो है इंग्लैंड को क्या देना पड़ रहा है? तो सोना चांदी देना पड़ रहा है। तो इससे इंग्लिश कंपनी को बड़ी दिक्कत होती थी, उसे लगता था कि हमारा पैसा खर्चा हो जा रहा है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि पैसा भी ना खर्चा हो, ट्रेड भी हो जाए। इसीलिए उन्होंने भारत पर कब्जे का प्लान बनाया।
ठीक है, उन्होंने सोचा कि भारत पे कब्जा कर लेते हैं तो जो पैसा खर्चा हो रहा होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके की पॉलिसी को वो अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? क्या लिखा है ये? हमें एक बुक मिला हुआ है, उसका नाम ज्ञान गंगा बुक है, फ्री मिला है, क्या आपको मिला है? ज्ञान गंगा, उसमें क्या है भाई? नमस्ते जी धीरज जी, उसमें क्या है भाई? ज्ञान की गंगा बहती है उसमें? मुझे नहीं पता उसके बारे में भाई, आपको मालूम होगा। तो देखिए, परिचय के बारे में याद रखिएगा कैसे इसमें पॉइंट है, ज़्यादातर चीज़ें आपको मालूम ही है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आपकी जो केंद्रीकृत मुगल सत्ता है, ठीक, मुगल सत्ता जो है वो आपकी कमज़ोर हो गई। मुगल सत्ता क्या हो गई? वो आपकी कमज़ोर हो गई। और जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई तो छोटे छोटे राज्य बन गए, क्षेत्रीय राज्य स्थापना, है ना, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, याद होगा आपको। अलग अलग राज्य बन गए। ठीक है, अवध का राज्य, हैदराबाद का राज्य, बंगाल का राज्य, जाटों का राज्य, राजपूतों का राज्य, सब अलग अलग, मराठों का राज्य, छोटे छोटे राज्य बन जा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया? ठीक, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा, ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें पराजित कर, ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें पराजित कर, ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित करना, ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित करना। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। हालांकि कहानी इतनी सरल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत आराम से जो है इस बात को समझा पाऊँ। ठीक है, एकदम क्लियर है। जैसे कि अगर हम एक टाइमलाइन बताएं ना, देखिए टाइमलाइन किस तरीके से चली है, जैसे हम बनाए थे ना पहले, तो इसी में अगर मैं एक टाइमलाइन आपको बताऊं, ठीक है, समझ रहे हैं? एक टाइमलाइन के बारे में आपको बताऊं, 3 ज्ञान गंगा की बुक पढ़ी हैं उसी तरह। कौन है ये ज्ञान गंगा भाई? ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ज्ञान की गंगा कौन है? ज्ञान गंगा देखो इसमें कैसे है। तो अगर हम टाइमलाइन के बारे में बात करें, टाइमलाइन के बारे में बात करें, तो जैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो 1707 में क्या हुआ? 1707 में क्या हुआ? 1707 में हो गए औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, 1707 में क्या हुआ? 1707 में हो गया आपका औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल कमजोर हो गए। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो आपकी मुगल कमजोर हो गए। अब धीरे 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 छोटे छोटे राज्य बनेंगे। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से केवल और केवल 50 साल के दौर में, केवल और केवल 1757 तक आते आते, केवल इन 50 ईयर्स, ओनली इन 50 ईयर्स, केवल 50 साल के दौर में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? केवल 50 साल का टाइम पीरियड है, ओनली इन 50 ईयर्स, केवल 50 साल में जो है 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से, ठीक है, प्लासी के वॉर के माध्यम से उन्होंने क्या किया? बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि 1757 से लेकर, और अगर हम 100 साल और स्ट्रेच इसको कर दें, 1757 से लेकर 1857, केवल 100 साल में, ठीक है, 1757 से लेकर 1857, यानी केवल 100 साल में उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। केवल 100 साल में जो है उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ठीक है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, तो इसमें आप देखिएगा कि इस दौर में उन्होंने जो है मराठों को हराया, ठीक, उन्होंने मैसूर को हराया, उन्होंने जो है सिखों को हराया। ठीक, इसके अलावा जो है उन्होंने विदेशी विस्तार किया, विदेशी विस्तार भी उन्होंने किया है। ठीक, उन्होंने बहुत सारे जो है राज्यों को हड़प लिया, राज्य हड़पना, और इसके लिए अलग अलग प्रकार की उन्होंने नीति अपनाई। तो आप धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो है अलग अलग प्रकार की पॉलिसी को लगाकर, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी को लगाकर जो है वो कितनी तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। ठीक है, राज्य हड़पना। और इसको आप जो है इस बात से समझ सकते हैं कि अंग्रेज भारत में सन 1600 में कंपनी स्थापना करने के बाद 1608 में आया था। ठीक है, 1608 में आया था। तो 1600 से लेकर, ठीक है, 1600 से लेकर 1757 तक, यानी लगभग 150 साल तक, मतलब देखा जाए तो वह जो है इंतजार कर रहा था कि कब हमारी सत्ता स्थापित होगी। ठीक है, क्लियर है ना भाई? ठीक है भाई,
ठीक है। लेखक है संत रामपाल महाराज। ये कौन है भाई, क्या करते हैं ये? ठीक, तो समझ रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी मुगल सत्ता कमजोर हो गई, क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हो गई और अंग्रेजों ने इसे पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और ये कहानी पूरी शुरू हुई आपकी 1707 से, कि 1707 में आप देखिएगा कि भाई औरंगजेब मर गया, मुगल कमजोर हो गए, छोटे छोटे राज्य आ गए और अंग्रेजों ने जो है 50 साल के अंदर ही प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल पे कब्जा कर लिया। और फिर 100 साल बीते नहीं थे कि उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया। उन्होंने मराठों को, मैसूर को, सिख को विदेशी विस्तार और राज्य हड़पने की नीति पे काम किया और इस तरीके से जो है उन्होंने अपना लगातार विस्तार किया है। ठीक है भाई, क्लियर है ना भाई, इस बात को आप समझ सकते हैं ना भाई? हाँ जी, समझ गए ना भाई? ठीक। अब देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसमें आप याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, हाँ जी, उनको मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिचय। अब उसके बाद इसमें दूसरा वाला पॉइंट हमें करना है। दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आपका ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने आपको बताया था। ठीक है, ठीक। तो देखो दूसरा वाला पॉइंट जो है इसको हमें पढ़ना है और दूसरा वाला पॉइंट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, अब देखो इसमें ना आप एक मानचित्र देखिए, इसमें जो है बंगाल तो क्या लिखा है, बहार रे में मिला था। ठीक है, हाँ मतलब उसको देखेंगे। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसका एक चित्र आपको दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपको। देखिए, तो सन 1600 में 1600 एडी, ठीक है, यानी सन 1600 में अगर एग्जैक्ट देखें 31 दिसंबर सन 1600। ठीक, तो सन 1600 को क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की आपकी महारानी थी, ठीक, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी जो थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, ठीक, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया गया। ठीक है, क्या किया गया, एक चार्टर प्रदान किया गया। ठीक, चार्टर को हिंदी में कहते हैं इजाजतनामा। चार्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं इजाजतनामा। चार्टर यानी एक इजाजतनामा दिया गया और इसके माध्यम से इसको पूर्व के साथ, इसके माध्यम से इसको पूर्व के साथ व्यापार का, ईस्ट के साथ ट्रेड का एक अधिकार दिया गया। पूर्व के साथ व्यापार का क्या दिया गया, मोनोपोली दिया गया, यानी एक अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब इसकी कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल है कि हो क्या रहा था। ठीक है, हालांकि इसका बैकग्राउंड जो है वो आपकी किताब में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में कि कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि भारत और यूरोप के बीच, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच जो ट्रेड होता था वो काफ़ी प्राचीन काल से ही चलता था। लेकिन भारत और यूरोप के बीच का ये जो ट्रेड हुआ करता था, इस ट्रेड में जो है एक बाधा आ गई थी कि एक ऑटोमन नाम का साम्राज्य हुआ करता था। उस ऑटोमन नाम के साम्राज्य ने क्या किया कि भारत और यूरोप को जोड़ने वाले जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये आपकी बात है 1400, ठीक है, ये 15वीं शताब्दी के मध्य की बात है, समझ रहे हैं? ठीक है, 1453 की बात है। कहानी क्या है वो सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है इसलिए बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि भारत और यूरोप के बीच का जो ट्रेड था वो काफ़ी पहले से चला करता था, काफ़ी पुराना ट्रेड था। इट वॉज अ वेरी एंशियंट ट्रेड। ठीक है, अलेक्जेंडर के समय से ही जो है उसकी चर्चा हमें मिलती है। लेकिन मध्यकाल में, यानी 15वीं शताब्दी के मध्य में, एग्जैक्ट देखें तो 1453 में, ठीक है, 1453 के बाद जो है इसमें बाधा आनी शुरू हो गई, क्योंकि एक ऑटोमन एम्पायर करके हुआ करता था तुर्की के एरिया में। उस ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया कि जो भारत और यूरोप को जोड़ने वाले जो पारंपरिक रूट्स थे,
ठीक है, जिसमें फारस की खाड़ी के माध्यम से, भूमध्य सागर के माध्यम से, ठीक, भारत और यूरोप के बीच का रास्ता जाता था, उस रास्ते के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक, अब जब उस रास्ते के ऊपर ऑटोमन्स का कब्जा हो गया, तो मेनलैंड यूरोप के जो देश हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, और जो दूसरे देश हैं, उनको समस्या पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि अब भारत का सामान इंग्लैंड में आ नहीं रहा है, भारत का सामान यूरोप में बिक नहीं रहा है, और अगर बिक भी रहा है तो बहुत महंगे दामों पे बिक रहा है। ठीक है, 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल रही है। तो इंग्लैंड के लोगों को जो है इससे दिक्कत होने लगी। तो यही कारण है कि यूरोप के जो नए देश थे, जो नए नए बने हुए देश थे, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और कह सकते हैं कि उसे कहते हैं पुनर्जागरण की भावना से ओतप्रोत थे, तो उन देशों ने जो है भारत के लिए नए रास्ते खोजना शुरू किए। उन्हें किसी ने बोल दिया था दुनिया गोल है, वो भी जो है इस बात को समझ गए थे। तो इसमें जो है दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी यात्रा पे निकले। ठीक है, पहले निकला आपका ये है जो है, क्या नाम था उसका, कोलंबस। कोलंबस बोला कि मैं जाऊंगा भारत की यात्रा पे। ठीक, तो कोलंबस अपना जहाज लेके निकला। उसकी मम्मी ने बचपन में सिखाया था कि बेटा दुनिया गोल है, जहाँ से यात्रा शुरू करोगे वापस वहीं पे पहुँच जाओगे। तो उसने लगाया दिमाग, उसने सोचा कि मैं इंग्लैंड से जो है निकलूंगा, मतलब यूरोप से निकलूंगा, अटलांटिक ओशियन पार करते हुए घूमता 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 भारत में पहुंच जाऊंगा। तो क्या किया, अटलांटिक से यात्रा शुरू किया, अटलांटिक क्रॉस किया, और अमेरिका से जाके टकरा गया। उसे लगा कि वो अमेरिका में जो है, मतलब उसे लगा कि वो जो है भारत पहुंच गया है, और वो खुशी खुशी में जो है इसी खुशफहमी में बेचारा मर गया। उसे लग रहा है मैंने भारत की खोज कर ली। ठीक, एक कहानी ये है। फिर उसके बाद वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा जो है और ज़्यादा अक्लमंद आदमी था। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जो है कोलंबस वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। तो वो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत की तरफ आया, और 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली जो हैं वो भारत के केरल के तट पे पहुंचे। फिर उसके बाद तो तांता लग गया, लाइन लग गई। फिर तो पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, डैनिश आए, फ्रांसीसी आए, पूरी की पूरी जो है यात्रा निकल गई। समझ पा रहे हैं? तो इसी क्रम में जो अंग्रेज है वो भी सन 1600 में जो है अपनी कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ये कहानी मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, आपको याद होगा, है ना? पहले बताई थी ना एक बार कहानी ये वाली, वही सेम कहानी है। ठीक, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकला अमेरिका। ठीक है, अमेरिका निकला था। किस क्लास की एनसीईआरटी है पढ़ा रहे हैं प्लीज़ बताइए। क्लास 8th की एनसीईआरटी है भाई, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है। हालांकि हम इसमें जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी भी शामिल किए हैं। तो क्लास 8th और 12th, देखो ये वाला चित्र है ना, आपको याद है मैंने बताया था आपको, मम्मा मम्मा इंडिया मिल गया। हाँ, मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, मम्मी को फ़ोन करता है वो, आपको याद होगा। ठीक, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो देखो यही वाली ये कहानी है कि पहले क्या होता था, ये जो है, अब जो ये जो आया था 18वीं शताब्दी में, इसमें जो आपका ये आए हैं, अंग्रेज आए हैं या पुर्तगाली सब आया है, वो इस वाले रास्ते से आया, इधर से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत आते थे। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो है ये जो जाया करते थे वो इस वाले रास्ते से आते थे। ये वाला जो रास्ता है भूमध्य सागर है, ठीक, इस वाले रास्ते से आते थे। ये भूमध्य सागर है ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है लाल सागर है, ये आपका जो है फारस की खाड़ी है। तो पहले इस वाले रास्ते से आते थे, यहाँ से जो है आए यूं करके ऐसे करके घूमते हुए, फिर यहाँ से जो है ये ट्रेड रूट लिए, फिर यहाँ से निकल के ऐसे पहुँचते थे, या यहाँ से निकलते थे यहाँ से आते थे, या सीधा नाक की सीध में को निकल जाते थे। ठीक, लेकिन यहीं पे जो है ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक, तो ऑटोमन एम्पायर ने जो है क्या किया, सॉरी यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया कि इनके पूरे ट्रेड रूट पे कब्जा कर लिया। तो फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, जिसमें जो आपका कोलंबस हुआ करता था वो तो नाक की सीध में को सीधा निकल गया और जाके अमेरिका से टकरा गया। ठीक, जो आपका जो है वो है वास्को डिगामा, वो जो है पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत की यात्रा पे आया। ठीक है, और इसमें जो है आप याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, क्लियर है? प्रियंका कह रही कंट्री का नाम कैसे पड़ा, कंट्री का नाम अमेरिको के नाम पे पड़ा है। ठीक है, कोलंबस के वास्को डिगामा, सॉरी कोलंबस के बाद भी गए थे ना लोग, तो कोलंबस के नाम पे नहीं पड़ा, अमेरिको के नाम पे पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिको के नाम पे पड़ा है, जो उसके बाद गया था। ठीक, वो भी एक यात्री ही था, उसके नाम पर था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं भाई? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना। इसमें और विस्तार से मैं बता सकता था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया है तो मैंने शॉर्ट में ही बताया। अब देखो
यहाँ पे जो है मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल को आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, ये टेबल जो है आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, यहाँ पे जो है आपको टेबल में दिया हुआ है कि भारत में कौन कौन यूरोपीय कंपनियां आई थी और कब कब आई थी। ठीक है, तो इसमें जो है आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो यूरोपीय कंपनियां आई उनका स्थापना वर्ष क्या है, यानी उन्होंने अपनी कंपनी कब स्थापित करी। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि वो भारत कब आए, उनके भारत आगमन का वर्ष कौन सा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक, उसका जो स्थापना वर्ष है वो भारत आगमन के वर्ष के साथ ही जुड़ा हुआ है, 1498, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, क्लियर है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी, सल्तनत उस्मानिया, बिल्कुल सही बात है। तो ये सबसे पहले हैं, ये सबसे पहले स्थापित भी हुए, आए भी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम देखिए कितना बड़ा है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको शॉर्ट में कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है इसमें कि इसकी स्थापना हुई है 1600 में। ठीक है भाई, लेकिन ये भारत आए थे सबसे पहले 1608 में। ठीक है, 8 साल का गैप है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए तीसरी कंपनी, देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरीगंदे ओस्ट इंडीशे कंपनी। ठीक है, ये स्थापित हुई है 1602 में, लेकिन ये भारत आ गए थे 1605 में। अब यहीं पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कंपनी स्थापना के हिसाब से देखेंगे, कंपनी स्थापना के हिसाब से देखेंगे तो पुर्तगाली पहला, अंग्रेज दूसरा और डच तीसरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भारत आगमन के हिसाब से देखें, भारत सबसे पहले कौन आया, तो देखिए पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया और फिर अंग्रेज आया। ठीक है ना, यहां पे जो है आगमन के क्रम में अंतर हो जाता है, यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कंपनी स्थापना का क्रम पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच। भारत आगमन का क्रम पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। यहां पे जो है आपसे कंफ्यूज कर देगा आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एस्टेब्लिश हुई, लेकिन वो भारत अंग्रेजों से पहले गए थे। ठीक है, इसी तरीके से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्थापित हुई, लेकिन वो आए डचों के बाद। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आ गए डेनिश, ये आपके 1616 में कंपनी स्थापना किए और 1620 में भारत आए। फिर आपके सबसे लास्ट में आने वाले थे फ्रांसीसी कंपनी इंदेस ओरिएंटलेस, ये 1664 में कंपनी बनाए और 1668 में भारत आए। इसके अलावा एक ईस्ट इंडिया कंपनी और बनी थी, दैट इज स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ये कभी भारत नहीं आई, क्यों? क्योंकि ये चाइना के साथ ही ट्रेड करती थी, इसने भारत में जो है कभी नहीं आया, क्योंकि इसे लग रहा था कि सब अंग्रेज बैठा हुआ है, क्या करेंगे हम यहाँ पे आके। ठीक है भाई, तो ये जो आपको टेबल मैंने बनाई है, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये टेबल जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगी। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि भाई यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत आगमन का क्रम क्या है। ठीक है, तो कंपनी स्थापना का क्रम क्या है, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। और भारत आगमन का क्रम क्या है, तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। स्वीडिश भारत नहीं आए। ठीक है भाई, तो इसको आपको बना लेना है, ये आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तारीख याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आगमन का क्रम मत भूलिएगा, क्योंकि आगमन के क्रम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है ना भाई? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि देखो अगर हम मैप के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर हम मानचित्र के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा, मानचित्र के हिसाब से अगर हम देखें, आपने पढ़ा ही होगा सी सेट में, ठीक, कि ये जो है डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इंग्लैंड के हिसाब से देखें तो ये जो भारत है वो ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट में। भारत के लिए जो है
इंग्लैंड के लिए भारत कहाँ पे, ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्ट, ये इंडिया चाइना, इसलिए इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। समझ रहे हैं भाई? जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि ये इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते थे, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भारत और चीन ईस्ट में है, इसलिए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। ठीक है भाई, क्लियर है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो इसी में आगे देखते हैं कि 1600 में जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया। चार्टर क्या होता है, एक प्रकार का इजाजतनामा, ठीक है, इजाजतनामा। और ये इजाजतनामा किस तरीके का था, ये इजाजतनामा उनको ईस्ट के साथ ट्रेड का एकाधिकार देता था। ठीक है, यहाँ पे शब्द है आपका एकाधिकार। एकाधिकार मतलब हो गया मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही, केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत और चाइना के साथ ट्रेड करेगी, कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। ये उन्होंने क्यों हासिल किया था, ये उन्होंने इसलिए हासिल किया था ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो घाटा होगा, दाम कम करना पड़ेगा, इसी वजह से एकाधिकार के साथ काम करते थे। ठीक, अब ये एकाधिकार पे काम क्यों करते थे, क्योंकि उस जमाने में, इसको आपको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उस जमाने में जो अंग्रेजी कंपनियां थीं या आपकी पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी जो भी कंपनी है, सारी के सारी जो है वो वणिकवादी नीति पे काम करती थी। ठीक है, किस पे काम करती थी, वणिकवादी नीति पे काम करती थी। वणिकवाद, वणिकवाद क्या है, मर्केंटिलिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटिलिज्म। ठीक, वणिकवाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म क्या है, एक विचारधारा है जो व्यापार करने के सिलसिले में, जो व्यापार करने के मामले में मोनोपोली की बात करता है। व्यापार करने के मामले में इस बात पे बल देता है कि मुनाफा हमें हो, और ये मुनाफा चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमारे घर से पैसा नहीं जाना चाहिए। सोना और चांदी, ठीक है, हमें देना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। सोना चांदी मत दो, पैसा कमा लो। तो ये सारे जो है पॉलिसीज पे काम करते थे। ठीक है, वणिकवादी नीति क्या है, तो यह जो है एक प्रकार की व्यापारिक एकाधिकार की नीति है। ये एक प्रकार की ट्रेडिंग मोनोपोली है, व्यापारिक एकाधिकार की नीति है। और ये जो व्यापारिक एकाधिकार है, ये इस तरीके से काम करता है जिसमें कहा जाता है कि आप चीज़ों को, ठीक, जिसमें कहा जाता है कि आप क्या करो, चीज़ों को सस्ते में खरीदो। ठीक, चीज़ों को सस्ते में खरीदो, चीज़ों को सस्ते में खरीद कर, चीज़ों को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचो, चीज़ों को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। ठीक है, वणिकवाद, वणिकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सोना और चांदी अपने देश में रहना चाहिए, इस बात पे बल दिया जाता है। अगर आपके देश से सोना और चांदी निकल के जा रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है, और इंग्लैंड को इस बात से बड़ा दुख हुआ करता था। ठीक है, बहुत दुख के साथ जो है वो इस बात को महसूस करता था कि भारत के साथ, चाइना के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमें पैसा जेब से देना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जो है इंग्लैंड की किसी वस्तु की ऐसी डिमांड नहीं है जिस तरीके की भारत की वस्तुओं की डिमांड इंग्लैंड में है। तो पैसा अंग्रेजों को लाना पड़ता था। ठीक है, जहाज भर भर के सोना चांदी वो लेके आते थे, और भारत से काली मिर्च, इलायची, लौंग, ठीक है, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र खरीद के लेके जाते थे, और उनका दिल जो है धड़क उठता था, आह कितना पैसा खर्चा हो गया, और मुश्किल था वो उनके लिए। इसी वजह से आप देखिएगा कि हमेशा जो है, हमेशा जो है ये इस नीति पर काम करते थे कि कब ऐसा मौका आए कि मैं भारत पे कब्जा कर लूं, क्योंकि भारत पे कब्जा कर लोगे तो भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदोगे, और भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीद के दुनिया भर में बेचोगे। तो प्लासी की लड़ाई के बाद इन्होंने यही किया कि इनका जो है बंगाल के राजस्व पे अधिकार हो गया, बंगाल के नवाब को इन्होंने कठपुतली बना लिया, और वहां के पैसे का इस्तेमाल करके भारत का ही सामान खरीदना शुरू कर दिया। और जिसने भी इनके इस मार्ग में बाधा डाली उसको इन्होंने हरा दिया। जैसे कि ये टीपू सुल्तान से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान इनकी हरकतों को समझ गया था। समझ रहे भाई, क्लियर है भाई? ठीक, डीएम को कोबरा से ही मिलना पड़ता है, ले भाई,
भाई पढ़ लो, आप क्या क्या बातें करते हो। तो वर्णिकवादी नीति पर कार्य किया, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार होता था और चीजों को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने की प्रवृत्ति होती थी। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, इसके लिए जो है इन्होंने, ठीक है, इसके लिए जो है, इसके लिए कंपनी ने, इसके लिए कंपनी ने युद्ध, संधि, ठीक है, कूटनीति, षड्यंत्र, ठीक है, सबका सहारा लिया। इसके लिए जो है कंपनी ने युद्ध, संधि, कूटनीति, षड्यंत्र, सबका सहारा लिया। ठीक, मतलब कंपनी को जो है भारत के ट्रेड पर अपना अधिकार जमाना है, कंपनी को जो है भारत के व्यापार पर इस तरीके से अधिकार जमाना है कि उनके जेब से एक भी पैसा खर्चा ना हो। इसके लिए उन्हें जो करना पड़ सके वो करेंगे। ठीक है, युद्ध लड़ना पड़ा तो युद्ध लड़ लेंगे, संधि करनी पड़ी तो संधि कर लेंगे, ठीक, कूटनीति करनी पड़ी तो कूटनीति कर लेंगे, षड्यंत्र करना पड़ा तो षड्यंत्र कर लेंगे, जो कुछ करना है सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन पैसा अपनी जेब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अंटी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ही जो है उन्होंने भारत में प्लासी की लड़ाई लड़ी। ठीक है, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसको जो है षड्यंत्र के माध्यम से पद से हटा दिया। फिर उसके बाद मीर जाफर को बैठाया, मीर जाफर ने भी जब आनाकानी करी तो उसको भी हटा दिया। फिर मीर कासिम को बैठाया, फिर मीर कासिम ने आनाकानी करी तो उसको भी हटा दिया। फिर मीर जाफर को बैठा दिया, फिर मीर जाफर ने फिर इधर उधर किया तो फिर उसके बाद उसको हटा दिया। फिर पूरा का पूरा बंगाल का राजस्व अपने हाथ में ले लिया। समझ रहे हैं, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है किस तरीके से काम कर रहे थे। इनका जो बेसिक टेनेंट था, इनका जो मुख्य आप कह सकते हैं, ठीक है, इनका जो मुख्य आधार है, जो मेन इनका पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है वह बंगाल के या देश के राजस्व पे कब्जा करना है और अपने देश से पैसा ना लाना पड़े, इसके लिए कुछ भी चलेगा। युद्ध करेंगे तो युद्ध कर लेंगे, संधि करना होगा संधि कर लेंगे, कूटनीति करना होगा कूटनीति कर लेंगे, षड्यंत्र करना होगा षड्यंत्र कर लेंगे, जो भी, ठीक है, पैरों में गिनना होगा पैरों पे गिन लेंगे। ठीक है, सब काम इन्होंने किया। इस मामले में जो है पीछे नहीं रहते थे। इन्होंने जो है औरंगजेब के टाइम में भी जो है ऐसी हरकतें करी थी, तो औरंगजेब ने इनको खूब पटक पटक के मारा था, तो ये औरंगजेब की पैरों में गिर गए थे। ठीक है, नाक रगड़ के इन्होंने माफ़ी मांगी थी। ठीक है, ऐसे ही शाहजहां के समय में, तो ऐसा नहीं कि और अंग्रेज जो है अपनी हरकतों से बाद में बाज आए हैं, शुरू से ये मौके की तलाश में थे। ठीक है, लेकिन शाहजहां, औरंगजेब जैसे जो रूलर्स थे, जहांगीर जैसे रूलर थे, बहुत शक्तिशाली थे, इनको पटक के मारते थे तो ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन मुगलों की समाप्ति के बाद ये जो है तो रमखा हो गए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो इसमें तीसरा वाला पॉइंट जो है वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि भाई इनकी जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है बंगाल से। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसका होगा तो मैं आपको अलग से एक टेबल बना के बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कंपनी का बंगाल में व्यापार। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कंपनी का, तीसरा पॉइंट क्या था भाई, तीसरा वाला पॉइंट यही था ना, कंपनी का बंगाल में व्यापार, हाँ जी यही था। तीसरा वाला पॉइंट हो गया कंपनी का बंगाल में व्यापार, कंपनी का बंगाल में व्यापार। ठीक, अब बंगाल में जो इन्होंने अपनी कहानी शुरू हुई, वो आपकी कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी से। ठीक, कि सबसे पहले इन्होंने 1651 में, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 1651 में 1651 में हुगली के किनारे, जो हुगली नदी थी, ठीक, तो हुगली के किनारे जो है इन्होंने फैक्ट्री लगाई। हुगली के किनारे इन्होंने क्या लगाया, फैक्ट्री लगाया। अब एक शब्द आता है यहाँ पे चर्चा में, फैक्ट्री। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है कि फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या ये कारखाने लगाते थे? तो आपको याद रखना है फैक्ट्री का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ये कारखाने लगाते थे, किसी चीज़ का उत्पादन करते थे। फैक्ट्री का मतलब है एक तरीके का गोदाम। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब क्या था, वेयर हाउस, गोदाम। ठीक है, कि ये क्या करते थे, यह जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों से सामान खरीदते थे सस्ते में और उसको फैक्ट्री यानी उस गोदाम में इकट्ठा करके रखते थे।
तो इनके लिए फैक्ट्री क्या थी, इनका गोदाम थी। ये कोई उत्पादन नहीं करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कोई सूती कपड़े की या उसकी फैक्ट्री नहीं लगाई थी। ये केवल और केवल जो है अलग अलग एरिया से, जैसे दक्षिण भारत हो गया, तो दक्षिण भारत से जो है इन्होंने क्या खरीद लिया, तो दक्षिण भारत से इन्होंने जो है सूती वस्त्र खरीद लिए मान लो, या मसाले खरीद लिए, ठीक। इसी तरीके से जो बंगाल हुआ करता था, वहाँ की जो है मलमल यानी सूती वस्त्र बहुत फेमस था, रेशमी वस्त्र ढाका की मलमल बहुत फेमस थी, ठीक है। इसी तरीके से बिहार का जो एरिया होता था, वहाँ से शोरा, ठीक है, सॉल्ट पीटर, उसको एक खरीद के इकट्ठा करके रखते थे, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता था, ठीक। और दूसरे स्थानों से वस्त्र वगैरह खरीदते थे, ठीक है। नील की जो है बहुत डिमांड हुआ करती थी, तो नील जो है ये खरीदा करते थे, और नील को जो है इकट्ठा करके रखते थे, और फिर उसके बाद इसको लेके जाते थे, समझ रहे हैं। तो फैक्ट्री यानी वेयर हाउस क्या है, ठीक है। फैक्ट्री यानी वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम, वेयर हाउस गोदाम, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउस और हिंदी में कहते हैं गोदाम। तो इनका गोदाम हुआ करता था। अब इनकी पॉलिसी क्या है भाई, इनकी पॉलिसी है वणिकवादी नीति। तो वणिकवादी नीति के तहत इन्होंने क्या किया कि इन्होंने व्यापारिक सुविधाओं से लाभ कमाया। किससे काम कराया, व्यापारिक सुविधाओं से लाभ, ठीक है। इन्होंने किससे काम लाभ कमाया, तो इन्होंने व्यापारिक सुविधाओं से लाभ कमाया। व्यापारिक सुविधाएं मतलब कि इनका दिमाग ये चल रहा था, ठीक है, इनका दिमाग ये चल रहा था कि हम जब भी व्यापार करें तो हमें बार बार टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि भाई टैक्स बार बार देना पड़ेगा तो माल की लागत बढ़ जाएगी, माल की लागत बढ़ जाएगी तो उसे महंगा जो है पड़ जाएगा खरीदना। तो ये चाहते थे कि हमें जो है ऐसा ट्रेड करने को मिल जाए जिसमें सरकार को बार बार टैक्स ना देना पड़े। तो इसीलिए जो है ये जहाँ भी जाते थे, वहाँ की जो सरकार हुआ करती थी उससे कुछ समझौता करने पे बल देते थे, ठीक है। ये कहते थे कि ऐसा कर लेते हैं कि हम जो है सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट क्या, कि साल में एक बार पैसा दे देंगे, ठीक, वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, और फिर पूरे साल हम ट्रेड करेंगे बिना पैसा चुकाए। समझ रहे हैं? जैसे आजकल आपने देखा ना फास्ट टैग का जो है नया जो है वर्जन आया है, तो फास्ट टैग में कहा जाता है कि 3,000 रुपये रिचार्ज कराओ पूरे साल फ्री पाओ, उस टाइप का। तो इन्होंने जो है बंगाल में जो गवर्नर हुआ करते थे, मुगल गवर्नर, पहले शुजा हुआ करता था, फिर उसके बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी के टाइम में जो है इब्राहिम खां वगैरह, ठीक, अजीमुश शान, इस सारे लोगों से जो है इन्होंने क्या किया, एक समझौता कर लिया। और समझौते में जो है ये कहा गया था कि आपको बस एक बार में 3,000 रुपया देना है, ठीक है, साल में केवल 3,000 रुपया दो, और पूरे साल ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, यानी आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने पर बल दिया। किसके माध्यम से, व्यापारिक सुविधाओं से। तो व्यापारिक सुविधाओं से इन्होंने क्या किया, शुल्क मुक्त व्यापार किया। शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार में क्या होता था, शुल्क मुक्त व्यापार में क्या होता था कि ये जो है वहाँ का जो बादशाह हुआ करता था, जो गवर्नर हुआ करता था, उससे एक फरमान हासिल करते थे, ठीक है। उससे क्या हासिल करते थे, एक फरमान। और उस फरमान के माध्यम से जो है यह है एक बार में उस राजा को साल में वन टाइम पेमेंट कर देते थे 3,000 रुपया, और फिर पूरे साल ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे, फिर ये टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। तो इससे इनको बहुत फायदा होता था। क्यों, क्योंकि दे रहे हैं 3,000 और व्यापार कर रहे हैं 85,000 का, ठीक है। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो उन्होंने शुल्क मुक्त व्यापार किया फरमान के माध्यम से। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये हुआ करती थी, जो बाद में बंगाल के नवाबों के साथ इनकी लड़ाई का कारण भी बना, कि होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, वो इसका निजी लाभ भी ले लेते थे, ठीक है। निजी लाभ भी लेना, निजी लाभ लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको जो है, ठीक है, आपको फरमान दिया गया है, आपको फरमान दिया गया है मुख्य रूप से शुल्क मुक्त व्यापार करने के लिए कंपनी के व्यापार पर, ठीक है। कंपनी जो ट्रेड करेगी उस पर शुल्क मुक्त व्यापार है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, साइड बिजनेस भी करते थे। तो ये करते क्या थे कि अपने सामान को कंपनी के सामान के साथ रख देते थे और फिर उसमें टैक्स नहीं देते थे। तो प्राइवेट ट्रेड से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बहुत लाभ ले रहे थे, और यही बाद में जो है विवाद का कारण बना, ठीक है। यही बाद में आप देखिएगा कि बंगाल के नवाबों के साथ, यही बाद में आप देखिएगा बंगाल के नवाबों के साथ लड़ाई का फैक्टर बना, कि बंगाल के नवाब जो है इस बात को पसंद नहीं करते थे कि एक तो मुगल फरमान चल रहा है यहाँ पे,
क्योंकि मुगल जो है कमज़ोर हो चुका है। बंगाल का नवाब अब जो है मुगल से बहुत ज़्यादा मतलब रखता नहीं है। तो पहली चीज़ तो उसे इसी बात से दिक्कत थी कि ये मुगल का फरमान यहाँ पे चल क्यों रहा है, और ऊपर से जो है ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहा है, तो कंपनी को और घाटा हो रहा है। बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो फरमान हुआ करता था जिसमें दस्तक एक शब्द यूज करते हैं, इन्होंने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, मतलब वो ट्रेडिंग पास का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, उसको प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच देते थे। तो इससे जो है कंपनी का नवाब, जो बंगाल का नवाब है, कंपनी से बहुत चिढ़ गया, और यही आगे चलकर लड़ाई का कारण बनेगा। समझ रहे हैं भाई? ठीक, क्लियर है ना? हाँ जी, 1717 का मैग्ना कार्टा जो फर्रुख सियर के टाइम में जारी किया गया था, उसमें भी यही प्रावधान था, 3,000 रुपया दो और ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। यही आगे चलकर आप याद रखिएगा विवाद का कारण बनेगा। ठीक, इसके अलावा जो है ये भारत आए तो इन्होंने जो है अपना विस्तार करना शुरू किया। ठीक, विस्तार करने के तहत इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री के आसपास जो इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी बंगाल में, इनकी बंगाल में फैक्ट्री हुआ करती थी मुख्य रूप से हुगली के क्षेत्र में, ठीक, कासिम बाजार में। इसके अलावा जो है इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी कलकत्ता, जो शहर बाद में इन्होंने बसाया, फोर्ट विलियम में। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री के आसपास क्या किया, ठीक, फैक्ट्री के आसपास जो है इन्होंने आबादी बसाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के आसपास जो है इन्होंने आबादी बसाना शुरू किया, ठीक, पॉपुलेशन बसानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे जो है इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है इन्होंने उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। और ये बंगाल के नवाब को सख्त नापसंद था कि मेरी टेरिटरी में आप जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के साथ ये कर्नाटक युद्ध करते थे। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। फ्रेंच कंपनी के साथ जो है इन्होंने युद्ध लड़े, डचों के साथ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, पुर्तगालियों के साथ ये लड़ा करते थे। तो बंगाल के नवाब को बहुत नापसंद था, ठीक है, कि मेरी टेरिटरी में रहकर तुम जो है अपनी आबादी बढ़ा रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो, अपने सिक्के चला रहे हो बिना मेरे से इजाज़त लिए। ठीक, और इसी से जो है इसको समस्या हुई, जैसे कि कलकत्ता का निर्माण, जैसे कि कलकत्ता का निर्माण। तो आपको याद रखना है कलकत्ता शहर जो है वो इन्हीं के द्वारा बसाया गया है, जिसके तहत इन्होंने जो है कुछ गांवों की जमींदारी खरीदकर इसे बसाया था। ठीक है, गोविंदपुर, कलिकाता, है ना, सुना होगा आपने नाम इसका, सुतनाती। तो 3 गांव हुआ करते थे, उन 3 गांवों की इन्होंने जमींदारी खरीदी। ठीक, और उसको मिलाकर इन्होंने कलकत्ता शहर का निर्माण किया। तो यह जो है सन 1698 में किया गया, और बाद में आप देखिएगा कि कलकत्ता शहर जो है वह एक बड़े महानगर के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस तरीके से अपने आप को फैलाया है। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री में जो है यह दुनिया भर का सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं। यह बंगाल के नवाब से, मुगल सम्राट से व्यापारिक सुविधाएं हासिल कर रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री के आसपास फैक्ट्री बनाना, जो आबादी बढ़ाना और किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इससे जो है नवाबों को समस्या होने लगी, जो आगे चलकर विवाद का कारण बनेगा। ठीक, और चौथा पॉइंट जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, ठीक, कि इन्होंने क्या किया है, मतलब कंपनी ने क्या किया है कि इन्होंने जो भी विशेषाधिकार हासिल किए, उन विशेषाधिकारों का जो है इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू किया है। उन विशेषाधिकारों का इन्होंने क्या किया, उन विशेषाधिकारों का इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, और इसी से जो है आगे चलकर क्या हुआ, बंगाल के नवाबों के साथ, ठीक है, बंगाल के नवाबों के साथ इनका टकराव हुआ। बंगाल के नवाबों के साथ क्या हुआ, इनका टकराव हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टकराव जो है वो देखा गया सिराजुद्दौला के साथ। सबसे महत्वपूर्ण टकराव जो है वो देखा गया आपका सिराजुद्दौला के साथ, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1757 में हुआ, और इसमें जो है कंपनी षड्यंत्र के माध्यम से जीत गई। कंपनी की क्या हो गई, जीत हो गई। ठीक, कंपनी की जीत क्यों हो गई, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, तो इन्होंने असंतुष्ट लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, पैसा वैसा दे के, उनको लोभ पर प्रलोभन दे के। ठीक, विशेष रूप से आप याद रखिएगा कि इसमें जो है मीर जाफर जो है वह सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। उसको जो है इन्होंने
नवाब बनने का, ठीक है, उसको जो है इन्होंने नवाब बनाने का लालच दिया और लालच देके अपनी ओर मिला लिया। तो जब लड़ाई हुई तो मीर जाफर के नेतृत्व में जो बंगाल की सेना थी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट सेना में लड़ने के लिए उतरा ही नहीं और कुछ ही लोगों को लड़ना पड़ा, और इसकी वजह से जो है बिना लड़ाई लड़े ही अंग्रेज प्लासी की लड़ाई जीत गए। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं भाई आप इस बात को? ठीक, तो इसमें जो है आप याद रखिएगा कि किस तरीके से इन्होंने, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने जो है धोखाधड़ी के माध्यम से, किस तरीके से जो है इन्होंने धोखाधड़ी के माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम से जो है इन्होंने जीत हासिल करी। ठीक है, धोखा दिया उन्होंने, ठीक, और इस तरीके से उन्होंने जो है बंगाल पे अपना अधिकार कर लिया। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए इसी में फिर आगे क्या हुआ, ठीक है, इसी में फिर आगे क्या हुआ कि कंपनी क्या कर रही है, विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, बंगाल के नवाबों के साथ टकराव हुआ, स्पेशली सिराजुद्दौला के साथ। उसके साथ इनका प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जिसमें कंपनी धोखाधड़ी से जीत गई, और ये इसलिए जीत पाई क्योंकि इन्होंने मीर जाफर जैसे व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला लिया था और उसको उन्होंने नवाब बनाने का लालच दिया था। तो मीर जाफर नवाब बनना चाहता था, वो लालच में आ गया और वो जो है कंपनी को बंगाल को बेच दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है बंगाल बेच दिया कंपनी के हाथों। ठीक, अब देखिए इसी में जो है एक और पॉइंट आपको नोट करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ई पॉइंट, ये आपका हो जाएगा ई पॉइंट कि भाई देखो प्लासी के युद्ध की बाद की स्थिति क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट करना है कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने मीर जाफर को राजा बनाया, मीर जाफर को जो है इन्होंने नवाब बनाया। वो आपका नवाब रहा है 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक है, 1757 से लेकर 1760 तक। ये जो मीर जाफर है वो एक कठपुतली नवाब है, कठपुतली नवाब है। कठपुतली नवाब मतलब कि ये केवल नाम का नवाब है, सारी शक्ति जो है कंपनी के हाथ में है। और जब मीर जाफर इससे तंग आ गया, क्योंकि ये बार बार आते थे पैसा लेके जाते थे, ठीक है, बार बार आते थे नजराना मांगते थे, बार बार आते थे रिश्वत मांगते थे, तो मीर जाफर बड़ा परेशान हो गया था। उसने बोला कि ये तो भाई बड़े लालची किस्म के आदमी हैं। तो इसने जो है डचों के साथ षड्यंत्र कर लिया कि डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने डचों को ही हरा दिया। तो फिर मीर जाफर असहाय हो गया और फाइनली इसको जो है गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको गद्दी से हटाकर फिर इन्होंने जो है मीर कासिम को राजा बनाया। ठीक है, जो इसी का दामाद था, मीर कासिम, मीर कासिम को राजा बनाया, मीर कासिम नवाब। अब मीर कासिम जो है काफ़ी योग्य व्यक्ति था, इनके साथ भी अंग्रेजों की नहीं बन पाई, तो ये 1760 से लेकर 1763 तक राजा रहा। ठीक, इसको भी फिर जो है नवाब पद से हटा दिया गया और 1764 में जो है इसके साथ बक्सर की लड़ाई इन्होंने लड़ी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। अब जो बक्सर का युद्ध है वह जो है प्लासी की लड़ाई की तुलना में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पावर्स को इन्होंने हराया। ठीक, तो इन्होंने जो है मीर कासिम को हराया, जो आपका बंगाल का नवाब रहा था, मीर कासिम को हराया। इन्होंने जो है जो अवध का नवाब शुजा था उसको हराया, अवध का नवाब शुजा उसको हराया। और इसके अलावा जो है इन्होंने मुगल सम्राट, ठीक है, शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। और आपको याद रखना है कि अंग्रेजों की ये बहुत बड़ी सफलता है, प्लासी से भी बड़ी, क्योंकि प्लासी तो इन्होंने धोखे से जीता था, लेकिन बक्सर की लड़ाई जो है वो इन्होंने अपने युद्ध कौशल से जीती थी। और केवल उन्होंने बंगाल के भगोड़े नवाब को ही नहीं हराया, साथ ही साथ इन्होंने अवध को जीत लिया। ठीक, और साथ ही साथ मुगल सम्राट को हरा दिया। अब जब मुगल सम्राट को इन्होंने हरा दिया तो इन्होंने कहा कि अरे वाह मजा आ गया, अब तो क्या करें। तो फिर उसके बाद इन्होंने आया लालच, और इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने की है आपकी इलाहाबाद की संधि। ठीक है, फिर क्या किया है इन्होंने, इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ये 1675 में हुआ।
इन्होंने जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। और इस द्वैध शासन के माध्यम से इन्होंने क्या किया, तो वही वणिकवादी नीति कि इन्होंने बंगाल के राजस्व पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, द्वैध शासन के माध्यम से इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन के माध्यम से इन्होंने बंगाल के राजस्व पे नियंत्रण कर लिया। बंगाल के राजस्व पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया। और इस नियंत्रण के माध्यम से इन्होंने क्या किया, तो बंगाल के राजस्व से ही इन्होंने माल खरीदा, बंगाल के राजस्व से माल खरीदा। ठीक है, बंगाल के राजस्व से माल खरीदा और लाभ कमाया। और इस तरीके से इन्होंने बंगाल को आधार बनाकर अब पूरे भारत को जीतने के लिए जो है अपने कदम बढ़ा दिए। क्योंकि बंगाल के राजस्व जो है, ठीक है, 1700, अच्छा 46 लिख दिया, ओहो, हाँ जी सही बात है भाई, 1764 होगा। ठीक है, तो 1764। ठीक है, कहानी आपको समझ में आई, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया, वरना इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसकी पूरी कहानी में अगर आपको सुनाने लगूंगा 2-3 क्लास तो उसी में निकल जाएगी। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कहानी सुनाई है। ठीक है, कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल है कि बंगाल जो है वो ब्रिटिश भारत का सबसे धनाढ्य प्रांत है। बंगाल के पास जो है बहुत पैसा है। और 18वीं शताब्दी तक आते आते बंगाल जो है वह मुगल नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मुर्शीद कुली खां करके एक आदमी था, वो जो है बंगाल का नवाब बना बैठा है। अब कंपनी के नगर बंगाल पे है और बंगाल में जो है वह ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही है। लेकिन उस ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो है वो गलत फ़ायदा उठा रही है, पर्सनल ट्रेड कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। ठीक है, अपना जो है उन्होंने फैक्ट्री बना रखा है, वहाँ पे जो है किलेबंदी कर रखी है। वह जो बंगाल में दूसरी पावर से उनसे लड़ाइयाँ लड़ रही है, जैसे फ्रांसीसियों से, डच से। और ये सारी बातें बंगाल के नवाब को पसंद नहीं है। मामला तब बिगड़ना शुरू हुआ जब सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला को पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि उसके रिश्तेदार जो हैं उसके बंगाल के नवाब के पद से उसको हटाने के लिए आतुर बैठे हुए थे। और अंग्रेज बंगाल के नवाब के विरोधियों को षड्यंत्र दे रहा है। ठीक है, उनको शरण दे रहा है। तो बंगाल के नवाब को इस बात से बड़ी चिढ़ थी। इसी बात पे जो है दोनों की लड़ाई हो गई, जो प्लासी के युद्ध के नाम से जानी गई। इसमें जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर और दूसरे व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला लिया और इस तरीके से धोखाधड़ी के आधार पर प्लासी की लड़ाई जीत गई। फिर उसके बाद उन्होंने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको नवाब बना दिया। एक कठपुतली नवाब है। जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद इन्होंने इससे भी फायदा कमाने की नीति अपनाई। जब इससे ये थक गए तब इसके बाद जो है इन्होंने मीर कासिम और आपका अवध का नवाब शुजा और आपका मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड से बक्सर की लड़ाई लड़ी और इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। फिर उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, उसने जो है दिमाग लगाया और इलाहाबाद की संधि करी और इसके माध्यम से वो बंगाल में एक द्वैध शासन लेके आए, जिसके माध्यम से उन्होंने बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण कर लिया। इसके तहत वो बंगाल के पैसे से ही माल खरीद रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, यानी वणिकवादी नीति को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है भारत में अपने विस्तार को किया है। और स्पेशली आप याद रखिएगा कि इसकी जो कहानी है वो बंगाल के माध्यम से शुरू होती है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? चलिए, अब एक चीज़ और जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसमें जो है मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा, मतलब 3-4 टेबलें दिखाऊंगा, उसको आपको नोट कर लेना है। पहले उसको समझा दूंगा और फिर आप देखिएगा किस तरीके से जो है आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब जो है अब हम करने वाले हैं अपना कौन सा वाला पॉइंट है भाई? तीसरे के बाद चौथा, हाँ, कंपनी का फैलता शासन। तीसरे के बाद आ जाएगा चौथा। ठीक, चौथा पॉइंट हो जाएगा कंपनी का फैलता शासन। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा कंपनी का फैलता शासन। इसमें जो है मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है आपको सारी बातें समझा दूंगा। और इसमें कुछ टेबल्स जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उन टेबल्स को आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और आप देखिएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको उन टेबल से ही मिल जाएगा। ठीक है,
समझ रहे हैं भाई? अब देखो कैसे है। तो कंपनी ने जो अपना शासन स्थापित किया है, कंपनी ने जो अपना शासन स्थापित किया है उसमें जो है युद्ध, ठीक है, कूटनीति, ठीक है, विदेश नीति, षड्यंत्र, सभी की भूमिका है। मतलब अंग्रेज इस मामले में जो है बहुत कह सकते हैं खतरनाक आदमी थे कि वो जो है लड़ने के लिए या कह सकते हैं अपने शासन विस्तार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो उसमें गलत सही नहीं सोचते थे, क्या सही क्या गलत, ये अच्छा क्या बुरा, ठीक है। वो राजपूत नहीं थे कि राजपूत बोल रहा है कि नहीं सीने पे ही गोली खाऊंगा, उस टाइप का नहीं, ये कहीं भी गोली मार देते थे, ठीक है। तो इनका शासन कैसे फैला है ये आपको समझाना है, ठीक है। अब देखो कैसे। सबसे पहला जो इसमें आपको बात करना है वह है आपका युद्ध के माध्यम से विलय, ठीक है। या इसमें हो जाएगा ए पॉइंट, युद्ध के माध्यम से विस्तार। इन्होंने युद्ध के माध्यम से कैसे विस्तार किया है, ठीक है। अब देखो युद्ध के माध्यम से जो इन्होंने विस्तार किया है उसमें दो प्रकार के जो है इनके सामने शत्रु थे, दो प्रकार के इनके सामने शत्रु थे, दोनों को इन्होंने निपटाया है। पहला शत्रु कौन है? तो पहला शत्रु है दूसरी यूरोपीय कंपनियां, है ना भाई। बाकी यूरोपीय कंपनियां भी तो हैं, डच है, पुर्तगाली है, डैनिश है, फ्रांसीसी है, इनको निपटाना है। और दूसरा है भारतीय शक्तियां, तो उन्होंने भारतीय शक्तियों को भी निपटाया और उसके बाद जो है इन्होंने यूरोपीय शक्तियों को भी निपटाया, ठीक है। अब कैसे लिखा, कैसे इन्होंने निपटाया, तो इसके दो हेडिंग हो जाएंगे आपके। पहला हो जाएगा आपका यूरोपीय शक्तियां, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका यूरोपीय शक्तियां। अब यूरोपीय शक्तियों में जो है इन्होंने किस तरीके से उनको हराया है, तो इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि देखो पहली जो यूरोपीय शक्ति जिसको इन्होंने हराया था वो था इनके पुर्तगाली, ठीक। और पुर्तगालियों को जो है इन्होंने 1612 में ही हरा दिया था, ठीक। 16 और 12 में, 1612 में जब ये भारत आए ही थे, ठीक है। और उसे कहते हैं स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। इसके बाद जो है लगातार इन्होंने पुर्तगालियों को हराया और फिर पुर्तगाली इनके सामने बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सके, ठीक है। तो उन्होंने पुर्तगालियों को हराया बैटल ऑफ स्वाली में, ठीक है, स्वाली का युद्ध 1612 में। फिर उसके बाद जो है इन्होंने नंबर लगाया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने नंबर लगाया डचों का, क्योंकि डच इनके जो है सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। और डच को इन्होंने जो है 1759 में हराया, 1759 में, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बेदरा का युद्ध, ठीक। इन्होंने किस में हराया? बैटल ऑफ बेदरा में, बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध, इसमें हराया, ठीक। और फिर उसके बाद जो है नंबर आया फ्रांसीसियों का, जो इनके सबसे बड़े शत्रु थे। और फ्रांसीसियों को जो इन्होंने हराया है, फ्रांसीसी को जो इन्होंने हराया है वो हराया है कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। वो हराया है इन्होंने कर्नाटक वॉर में, ठीक है। आपको याद रखना है कुल मिला के 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक है। उसका टेबल जो है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ठीक, जो आपके हुए हैं 1740 से लेकर 1763 के बीच। और तीसरे कर्नाटक युद्ध तक आते आते जो फ्रांसीसी शक्ति है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। जो संधि हुई उसके माध्यम से तय किया गया कि अब फ्रांसीसी भारत में साम्राज्यिक शक्ति नहीं रहेंगे, केवल ट्रेड करके जिएंगे, ठीक है। तो इन 3 पावर्स को जो है उन्होंने युद्धों के माध्यम से हराया है, ठीक है। अब भारतीय शक्तियों के बारे में आ जाइए, भारतीय शक्तियों के पे आ जाइए। तो भारतीय शक्तियों में आप याद रखिएगा, भारतीय शक्तियों में आप याद रखिएगा, भारतीय शक्तियां, इसमें आप याद रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण 3 शक्तियां हैं जिनसे इनके लंबे लंबे युद्ध हुए उनको जो है इन्होंने हराया है। जैसे कि पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है आपकी आंग्ल मैसूर युद्ध वाली, ठीक है, वह है आपकी आंग्ल मैसूर युद्ध वाली। इसमें इन्होंने जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हैदर अली टीपू सुल्तान को हराया। तो यह जो है आपका 1767 से लेकर 1799 के बीच हुआ। कुल मिला के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए
और हैदर अली टीपू सुल्तान को इन्होंने अल्टीमेटली हरा दिया। ठीक है, तो इसका भी टेबल मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है इन्होंने नंबर लगाया मराठों का। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने लगाया नंबर मराठों का। तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका 1775 से लेकर 1818 तक हुआ। कुल मिला के 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और इन तीनों आंग्ल मराठा युद्धों में एक एक करके उन्होंने पूरी की पूरी मराठा शक्ति को तबाह कर दिया। ठीक है, पूरी के पूरे मराठों को निपटा दिया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने नंबर लगाया सिखों का कि भाई चलो सिखों तुम्हारा भी नंबर लगा देते हैं। तो इन्होंने आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से, आंग्ल सिख युद्ध के माध्यम से सिखों को हराया। यह आपका 1845 से लेकर 1849 के बीच हुआ। कुल मिला के 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए और अल्टीमेटली पूरा का पूरा पंजाब जो है वह ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भाई सबसे पहले जो है इन्होंने युद्ध के माध्यम से विस्तार किया है। इसमें पुर्तगालियों को बैटल ऑफ स्वाली में हराया, डचों को बैटल ऑफ बेदरा में हराया, फ्रांसीसियों को कर्नाटिक वॉर में हराया और भारतीय शक्तियों में मैसूर को, हैदर अली टीपू सुल्तान को इन्होंने आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 हुए, मराठों को 3 युद्धों में और सिखों को 2 युद्धों में हराया। यानी 1850 तक आते आते भारत की जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं सबको ये हरा चुके थे, कोई भी बचा नहीं था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अंग्रेज जो है वो बड़े दुष्ट प्रकार